तो स्टूडेंट्स अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं जो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ये जो लॉ है वो दिया था कब? 1866 में। और उस टाइम 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, तो इन्होंने कोशिश की कि इतने एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड किया जा सके ताकि उनको हम आसानी से पढ़ सके। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इस तरीके का एक टेबल बनाया था, इस तरह का टेबल बनाया था। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सारे 56 एलिमेंट्स हैं जो उस टाइम पाए जाते थे। यहां पे फर्स्ट है हाइड्रोजन, और ये जो लास्ट है दैट इज थोरियम। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए। तो इसमें एटॉमिक मास का यूज किया गया है इस अरेंजमेंट को करने के लिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है तो आपको पता ही है। यहां पे ये जो सबसे पहला एलिमेंट है इस टेबल में, हाइड्रोजन, इसका लिस्ट एटॉमिक मास है, लिस्ट एटॉमिक मास। फिर जैसे जैसे आप टेबल में आगे बढ़ेंगे एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो लिथियम का एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, फिर बेरिलियम का और ज्यादा, बोरोन का और ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का और ज्यादा, फिर फ्लोरीन का और ज्यादा, सोडियम का और ज्यादा, मैग्नीशियम का और ज्यादा, अल्युमिनियम का और ज्यादा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया। जैसे जैसे एलिमेंट्स, जैसे हम टेबल में आगे जाएंगे, जैसे टेबल में आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे न्यूलैंड ने एक रूल दिया जो मैं यहां पे लिखूंगा। इफ elements are arranged by increasing atomic mass, if elements are arranged by increasing atomic mass, जैसा कि इस टेबल में किया गया है, property of every eighth element starting from the given element repeats। तो क्या मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ और ये एट्थ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो आठवां एलिमेंट है, आठवां, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगी। मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम। उसी तरीके से फिर मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से फ्लोरीन और क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो उसी तरह से आप एनालाइज करते जाओगे तो आप देखोगे इन सब की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी। वैसे इन सब की प्रॉपर्टीज इस रूल के अकॉर्डिंग मैच करेगी। आप समझ गए? तो ये रूल दिया था न्यूलैंड ने। इसी को बोलते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखा जाए तो इस लॉ से बहुत फायदे हो सकते हैं हमें। कैसे फायदे हो सकते हैं? क्योंकि अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी होगी, इसका मतलब इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एक को पढ़ लेंगे, बाकी सबकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। वैसे अगर इन सब की प्रॉपर्टी सेम जैसी है तो सबको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्लासिफिकेशन से बहुत फायदा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है इस क्लासिफिकेशन के बारे में कि न्यूलैंड ने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा म्यूजिक से कंपेयर किया। म्यूजिक में भी क्या होता है कि जो आठवां टोन होता है, एट्थ टोन, वो रिपीट होता है म्यूजिक में भी। तो उन्होंने इससे इस टेबल को कंपेयर किया। जैसे आप देखो, पहला सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर क्या आता है उसके बाद? वापस से सा। तो रिपीट हुआ ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर वापस से सा। तो थोड़ा उन्होंने म्यूजिक से इस टेबल को कंपेयर किया, और एक्चुअली वहीं से ये टर्म ऑक्टेव्स आया है। ऑक्टेव्स म्यूजिक में ये टर्म यूज किया जाता है, तो वहीं से इन्होंने ये लिया था टर्म। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज इस टेबल में शायद आपको परेशान कर रही हो कि कहीं कहीं पर दो चीजों को साथ में लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स को साथ में लिखा हुआ है। जैसे यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कई जगहों पे। ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, न्यूलैंड जब ये टेबल बना रहे थे तो उनकी ये कोशिश थी कि एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो। ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी हो।
एक वर्टिकल कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी, ऐसी कोशिश कर रहे थे। अब देखो यहां पे उनको कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कायदे से ये निकल जो है वो यहां आना चाहिए था, लेकिन जब निकल यहां पे आता तो ये कॉपर एक स्टेप आगे चल जाता, जिंक भी एक स्टेप आगे चल जाता, सब एक एक स्टेप आगे चले जाते। ठीक, ये जो चीज है वो ब्रोमीन की जगह पे आ जाती और ये जो ब्रोमीन है वो आगे चला जाता। अब देखो क्या होता, अगर ये ब्रोमीन आगे चला जाता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इनसे मैच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही थी। ब्रोमीन को यहां रखना सही था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज यहां से इन सब चीजों से मैच हो रही थी। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई जगह में आ रही थी इस टेबल में। तो उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स रखे, जिससे प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा मैच हो। आप समझ लो, ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा था। मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया कि अगर निकल को यहां रखते तो ब्रोमीन यहां चला जाता, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे मैच हो रही थी, इन सबसे मैच नहीं होती है। इनफैक्ट कोबाल्ट और निकल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में थोड़ी मैच होती है, तो इनका भी एक साथ होना लॉजिकल बनता था। तो इसी टाइप की चीजों के कारण उन्होंने कई जगह पे एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट्स डाले थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रुपिंग की गई है वो भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई ये? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है देखना चाहेंगे आप? तो लेट्स हैव अ लुक। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लिमिटेशंस मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ वाज सीन ओनली अप टू कैल्शियम। देखो आप इसको ध्यान से समझिए, क्या मतलब है इसका। इसको समझने के लिए हम उस टेबल पे जाते हैं। कैल्शियम कहां है? कैल्शियम ढूंढो उसको, कहां है? ये रहा कैल्शियम। तो लिमिटेशन ये थी कि कैल्शियम तक ही ये लॉ ऑफ एक्टिव्स ट्रू पाया गया, उसके बाद ट्रू नहीं पाया गया। इसका मतलब है कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैल्शियम के पहले वाले एलिमेंट्स तो फॉलो कर रहे थे। कहने का मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं था। इन तीनों की ही सिर्फ प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट इन तीन की ही प्रॉपर्टी सेम पाई गई। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थी, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही सेम पाई। अब कैल्शियम तक ये जो लॉ है वो ट्रू था, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स इस लॉ को एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया ना, राइट? क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स को अभी तक हम ग्रुप कर पाए, बाकी की बात एक्चुअली में हम नहीं कर पाए। चलें अब दूसरी लिमिटेशन देखें, पढ़ें आप इसको ध्यान से। ओनली 56 एलिमेंट्स known by that time were talked about। देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चल चुका था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन था उसमें इन 56 एलिमेंट्स की ही बात हुई है, ठीक है। अब आगे देखें। एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वाज बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। अब देखो उस टाइम तक हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ ऐसा दौर चल रहा था कि लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। देखो फाइनली मैंने आपको बताया 115 एलिमेंट्स अब आज हमें पता है, तो टाइम के साथ वो डिस्कवर हुए होंगे ना। तो उस टाइम लगभग हर साल एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। The elements to be discovered were not considered। अब देखो बात को आप समझे, जो 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक हमें पता थे उसके बारे में तो न्यूलैंड ने बात की, लेकिन फ्यूचर में भी तो एलिमेंट्स डिस्कवर होते, फ्यूचर में भी तो और एलिमेंट्स डिस्कवर होते या नहीं होते, उसके बारे में न्यूलैंड ने कोई बात नहीं की, उसके बारे में कोई बात नहीं की। ये तो गड़बड़ था ना, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो जिस टाइम दिया गया उस टाइम भले काम कर सकता था, लेकिन जैसे ही 2-4 एलिमेंट और डिस्कवर होंगे
उसके बाद तो ये फेल हो गया ना, क्योंकि फिर ये सबकी बात नहीं कर रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? उस टाइम 56 एलिमेंट से उसकी बात हो रही थी इसमें, बट बाकी जो फ्यूचर में और डिस्कवर होते उनकी बात नहीं हो रही थी। ये ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, क्योंकि 5-6 साल बाद जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते तो ये टेबल अगर सही भी होता तो सबकी बात नहीं कर रहा होता ना, ठीक है, तो फिर से ये बेकार हो गया होता। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ओनली 56 एलिमेंट्स known by that time were talked about. At that time, around one element was being discovered every year. The elements to be discovered were not considered in Newland's law of octaves. Okay, तो अब हम तीसरी लिमिटेशन देखें जरा। तीसरी प्रॉब्लम है ये निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इनको जो एक साथ डाला गया तो सही तो नहीं है, आप देखा जाए तो सही में तो, क्योंकि बाकी बॉक्स में एक एक ही है और इसमें आपने 2 डाल दिए। वैसे यहां पे नहीं, आपने कई जगह पे ये काम किया गया। ठीक है, एक ही बॉक्स में 2-2 डाल दिए गए। ऑब्वियसली ये पूरी तरह से सही बात नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये निकल और कोबाल्ट जो है वो क्लोरीन के साथ आ रहे हैं नीचे। इसका मतलब इस टेबल के अकॉर्डिंग तो निकल और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको। लिखें, एट मेनी प्लेसेस 2 एलिमेंट्स were put in single slot. 2 elements were put in single slot. एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल। ये आप याद रखें एटलीस्ट ये एग्जाम्पल, बाकी आप नहीं भी याद रखें तो काम चले। ठीक है, ये कोबाल्ट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। कोबाल्ट में जो ओ होता है ना वो छोटा होता है, सी कैपिटल होता है, ओ छोटा होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे कई बार लोग ओ कैपिटल लिख देते हैं, जिससे मैंने भी यहां पे गलती से लिख दिया था। तो ये तीसरी लिमिटेशन हो गई। और भी एक लिमिटेशन देखा जाए तो थर्ड वाले से रिलेटेड ही है। निकल और कोबाल्ट को साथ साथ रखा गया था। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती जुलती है। अब आयरन जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है, लेकिन वो बहुत दूर था। आयरन हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल was very far from them. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस थे जिसके कारण न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को रिजेक्ट करना पड़ा। मतलब वो पूरी तरह से सही नहीं माना गया।